स्क्विड गेम में जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन्हें रिक्रूट करने से पहले सिर्फ दो ही चीजें देखी जाती है, उनका डेट और उनका गैम्बलिंग बैकग्राउंड। ये सभी प्लेयर कहीं ना कहीं गैम्बलर थे, भले फिर वो गीहून हो या फिर बोट का कैप्टन। उनका भी देख लिया है। 10 साल पहले सट्टा खेलते पकड़ा था, लेकिन उसका जुर्माना भी तुरंत भर दिया। सभी ने जुआ जरूर खेला था, और जुआ किसी भी तरीके का हो सकता है, क्रिप्टो, ट्रेडिंग या फिर हॉर्स रेस बेटिंग। एंड इस पूरे शो का पैराडिग्म कुछ इस तरीके से किया गया है कि सिर्फ दो तरीके के लोग जीत सकते हैं। पहले जो बहुत ही स्मार्ट हो, जैसे प्लेयर नंबर 333 जो बाकियों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा समझदार था एंड एंड तक वो पहुंचता है। ऐसा ही सीजन 1 में होता है। प्लेयर नंबर 218 जो गीहून का स्मार्ट फ्रेंड होता है। तो पहला हो गया स्मार्टनेस, दूसरा आता है लक फैक्टर। जो सबसे स्ट्रॉन्ग अगर किसी का था तो वो था गीहून, प्लेयर नंबर 456, जिसे आपने थ्रू आउट द शो कभी भी हारते हुए नहीं देखा था। वो जैसे ही सामने आता है वो कर रहा होता है हॉर्स रेस बेटिंग, जिसे वो जीत जाता है। वो अपनी बेटी के गिफ्ट को खरीदने के लिए भी गैम्बलिंग ही कर रहा होता है, वहां भी वो जीत जाता है। एंड जब वो गेम के अंदर जाता है तो 6 के 6 गेम खेलकर वो जीत जाता है। एंड लास्ट एपिसोड में इल नाम भी उसके साथ में एक गैम्बल खेलता है 12 बजे तक, वो उसे भी जीत जाता है। रशियन रूलेट, उसे भी वो जीत जाता है। फिर से वो गेम में आता है, सारे गेम खेलता है और एंड में जीत भी जाता है। और उसके बाद में एक ऐसी बैटिंग भी थी जो गीहून को नहीं पता थी, बट उसके ऊपर लगाई गई थी फ्रंटमैन के द्वारा। स्मार्टनेस एंड लक, इन्हीं दो चीजों से गैम्बलिंग की जाती है, क्योंकि जुआ सिर्फ इन्हीं दो चीजों से जीता जा सकता है। उसके अलावा जुए में और कोई चीज काम नहीं आती, भले फिर वो आपकी ह्यूमैनिटी हो, लॉयल्टी हो या फिर झूठ। इन चीजों का इस्तेमाल करके आप गैम्बलिंग में कभी नहीं जीत पाओगे। ऐसा ही कुछ स्क्विड गेम में देखने को मिलता है कि इन चीजों का इस्तेमाल करने वाले एंड तक नहीं पहुंच पाते। एंड दैट इज द प्लॉट ऑफ दिस शो। एंड इसी प्लॉट में आता है हमारा मेन कैरेक्टर सॉन्ग गीहून, जिसकी एंडिंग शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आई होगी, बट अगर हम कैरेक्टर के पीओवी से देखें तो इट वाज perfect, everything down to the last minute details. कहां से वो आया था और कहां वो पहुंच गया, इसे हम थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वे में देखते हैं कि वो आखिरकार गेम में वापस क्यों आया था। पहला रीजन था इस पूरे खेल को वो खत्म करना चाहता था, और साथ ही साथ वो अपना गिल्ट भी दूर करना चाहता था कि मैं किसी को बचा नहीं पाया। जैसे सीजन 1 में जब वो रेड लाइट ग्रीन लाइट खेल रहा होता है, तब कोई प्लेयर उसका पैर पकड़ता है और उससे कहता है कि मुझे बचा लो, बट गीहून उसे नहीं बचाता। इसीलिए वो जब सीजन 2 में रेड लाइट ग्रीन लाइट खेल रहा होता है और एक जख्मी प्लेयर उससे हेल्प मांगता है, तो वो वापस उस रेड जोन में कूद जाता है उसे बचाने के लिए, बिकॉज ऑफ रिडेम्पशन। एंड आप नोटिस करना कि वो हर गेम में लोगों को बचाने की कोशिश करता है, बचा नहीं पाता वो अलग बात है, बट ही ट्राई हिज बेस्ट। एंड फिर आता है वो मोमेंट जब प्लेयर 222 गेम में एंटर करता है। एंड सोसाइटी में एक टर्म चलती है कि बड़ों के कंपैरिजन में बच्चों को बचाया जाए, क्योंकि इस छोटी बच्ची को बचाना उसका सबसे बड़ा ऋण उतारना हो, क्योंकि ये इन्फेंट चाइल्ड है जिसने अभी बाहर की दुनिया नहीं देखी है। इसे इसकी माँ ने जन्म जरूर दिया है, बट इसे जिंदा रखा है गीहून ने, जिसकी वजह से ये बाहर की दुनिया देख पाएगी। एंड जो आखिर में गीहून चाहता था वो उसने फुलफिल किया, आइलैंड को भी ब्लास्ट कर दिया एंड एक बच्चे को बचा भी ली। एंड इसी वजह से प्लेयर 456 का नाम सॉन्ग गीहून है, जिसका मीनिंग होता है सक्सेसफुल। बट एक नोटिस करने वाली बात यह भी है कि गीहून का साथ कहीं ना कहीं नंबर 6 ने भी दिया है। नहीं, मैं किसी प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 6 नंबर की बात कर रहा हूं। अगर आप शुरुआत से शो को देखोगे तो जिस घोड़े पर वो बैट लगाता है वो घोड़ा नंबर होता है 6। जो कार्ड उसके हाथ में आता है उस कार्ड का लास्ट डिजिट होता है 6। जो नंबर उसे मिलता है उसका भी लास्ट डिजिट होता है 6। और जिस आइलैंड पर जाता है वहां 6 दिन रुकना है और 6 गेम खेलना है। एंड जब मिरर गेम आता है तब जो नंबर वो सिलेक्ट करता है उसकी भी लास्ट डिजिट होती है 6। ऐसा लग रहा है ना ये सारी बातें मैं अपने मन से बनाकर बोल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। राइटर ने खुद ने शो के अंदर ये बात दिखाई है। ऊपर वाले ने इस दुनिया में छठे रोज आदमी को बनाया था। मैं उस दिन में वापस जा रहा हूँ जिसमें ऊपर वाले ने निष्पाप और मासूम आदमी बनाया था। देखा कितनी है नंबर 6 की वैल्यू। बट मेरा अगला पॉइंट थोड़ा सा अजम्पशन है, क्योंकि जो आखिरी में प्लेयर गेम जीता था उसका नंबर था 222, और इन तीनों को अगर आप प्लस करेंगे तो वो बनेगा 6। एंड फिर आया फ्रंटमैन
जिसने बैट लगाई थी गीहुन पर, और वो दाव था इंसानियत। क्योंकि गीहुन अपनी जिंदगी में कभी भी जीते हुए पैसों को खर्च नहीं कर पाया, क्योंकि उसको लगता है कि इन प्लेयर्स का खून उसके ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि उसने कभी किसी का खून नहीं किया था। खून करना बहुत बड़ी बात है, एक बार आप कर दो उसके बाद में अच्छाई और बुराई का फर्क नजर आना बंद हो जाता है। एंड सीजन 1 में गीहुन अपने दोस्त को मारने ही वाला होता है, बट कांग से ब्योक उसे बचा लेती है। ऐसा मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम एक बुरे आदमी नहीं हो। एंड ये सेम वर्ड्स उसे सीजन 3 में भी सुनाई देता है, जिसका मीनिंग होता है कि इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए उसके पास किसी इंसान का होना बहुत जरूरी, जो उसे बुरा काम करने से रोके। बट एक पैरेलल यूनिवर्स भी हम देखते हैं कि अगर गीहुन किसी का मर्डर कर देता तो उसके साथ इस शो में फिर आगे क्या होता। सिंपली एक खून करने के बाद में उसे ये पैसों के ऊपर खून नजर नहीं आता, वो इजीली सीजन 1 के बाद इन पैसों को खर्च कर देता। जैसे बोट का कैप्टन, कहीं ना कहीं वो भी इस गेम का हिस्सा था, और उसके लिए एक को मारना या 10 को मारना कोई बड़ी बात नहीं होती। सेम यही गीहुन के साथ में शो के अंदर होता, जो फ्रंटमैन चाहता था। तुम्हें क्या लगता है इल नाम ने जो सीजन 1 के एंड में उससे कहा, गेम देखने में वो मजा नहीं जो गेम खेलने में आता है, इसलिए वो इस गेम में आया था? नहीं, उसे इस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फ्रंटमैन इस गेम में इसलिए आया क्योंकि वो वही करना चाहता था जो 2015 में फ्रंटमैन के साथ में हुआ जब वो गेम खेल रहा। सीजन 1 में पुलिस ऑफिसर जब रिकॉर्ड देख रहा होता है तब उसे पता चलता है कि इनहू, उसका भाई AKA फ्रंटमैन, उसने ये खेल 2015 में खेला था। एंड जिस गेम में 3 हाई टेबल के मेंबर भी शामिल थे, क्योंकि अगर आप उस 2015 की फाइल को देखोगे तो उसके आगे के 3 मेंबर्स के नाम मिसिंग है। वो डायरेक्ट 004 से शुरू होता है। जिस बात को कंफर्म करने के लिए हमें 2020 के रिकॉर्ड दिखाए जाते हैं। सेम करंट गेम जो उस वक्त चल रहा था, वहां पे एक VIP मेंबर था, वो था ओल्ड मैन, जिसका नंबर था 001, और जब उसकी फाइल खोली जाती है उसका भी फ्रंट पेज मिसिंग था। तो VIP मेंबर्स की डिटेल को यहाँ नहीं डाला जाता है, इसीलिए 2015 में 3 VIP मेंबर्स थे जिनकी डिटेल वहां पे मिसिंग थी। और ये तीनों VIP मेंबर्स इस गेम में आए होंगे अपने मजे के लिए, बट कहीं ना कहीं उन्होंने देखा इनहू को, जिसे उन्होंने धीरे धीरे ईवल बनाना शुरू किया गेम के। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रंटमैन कभी भी इस गेम में फन के लिए नहीं बल्कि गीहुन के लिए आया था, क्योंकि वो चाहता था गीहुन बदल जाए। इसीलिए वो बहुत खुश होता है जब गीहुन कभी भी मॉरली इनकरेक्ट बातें करता। खुद को दोष देना बंद करो, सबकी भलाई के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी हिंट छोड़ी जाती है जो बताती है कि फ्रंट मैन का मोटिव फन नहीं बल्कि कुछ और है। जैसे पहले ही गेम में उसका नाम बोर्ड पर आ जाता है कि हाँ इस बार ये गेम खेल रहा है, बट ग्रीन लाइट रेड लाइट खेलने के लिए वो मैदान में नहीं आता। ये बात आपको वोटिंग के टाइम पता चलती है कि उसके कपड़े कितने नीट एंड क्लीन है, ना कोई धूल लगी है और ना कोई मिट्टी लगी है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। सेकंड गेम जब वो खेल रहा होता है तब वो अपनी टीम को सबसे लास्ट में लेकर जाता है, जब कोई भी प्लेयर वहां पे, क्या फायदा, हमें देखने के लिए ऑडियंस है ही नहीं। एंड अगर ये गेम ये लोग हार जाते तो फ्रंटमैन का प्लान सिर्फ इतना था कि इन 9 लोगों को मैं मार दूंगा, जिससे मेरी आइडेंटिटी बिल्कुल भी रिवील नहीं होगी और ये गेम कंटिन्यू रहेगा। एंड थर्ड गेम में तो वो हद ही पार कर देता है, गेम को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जितने भी गार्ड है वो उसे नहीं मारेंगे। एंड साथ ही साथ जो फ्रंटमैन का नाम है इनहू, इसका मीनिंग होता है ग्रेट स्काई। स्काई मीन्स कि वो टॉप फ्लोर पर रहता है, सबसे ऊपर वही। एंड सिर्फ ये 2 प्लेयर ही नहीं, इस शो के अंदर हर प्लेयर का नाम उनके कैरेक्टर के मीनिंग को डिफाइन कर रहा था। जैसे इल नाम, उसका मीनिंग होता है 1 मैन, जो उसकी पोजीशन थी 001। एंड ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, सीजन 2 में ये बात खुद हमें बताई जाती है कि हर किसी के नाम का एक मीनिंग है। कांग ते हो, थे मैंने बड़ा, हो मैंने टाइगर। हाँ, ये है बिल्कुल टाइगर जैसा। मेरा नाम पाक चौंग बे है, सच्चा और अच्छा, मतलब सच्चाई का साथ देने वाला। मेरा नाम ओ योंगिल है। योंगिल? फ्रंटमैन ने अपना नाम गलत बताया, मतलब शुरुआत, जैसे मेरा नंबर। अब यहाँ पे हम डायरेक्टर की स्मार्टनेस को समझते हैं कि उसने जितने भी प्लेयर्स के नाम दिए हैं वो कोई भी साउथ कोरिया से नहीं बल्कि चाइनीज कैरेक्टर के नाम है। जो चाइनीज कैरेक्टर साउथ कोरिया में आते ही हांजा बन जाते हैं, यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स के नाम है वो सब हांजा से बिलोंग करते हैं। एंड चाइनीज कैरेक्टर में
हर किसी के 2 या 2 से ज्यादा मीनिंग छुपे हुए हैं। तो आप जितने भी प्लेयर्स के नाम के मीनिंग सर्च करोगे आपको उनके कैरेक्टर के डेफिनेशन समझ आएगी। एंड ये स्मार्ट डिटेलिंग आपको सीजन 1 में बहुत ज्यादा नजर आती है। जैसे प्लेयर नंबर 218 गी-हुन का स्मार्ट फ्रेंड चो सेंग वू, जिसका मीनिंग होता है हेल्पिंग, जो दूसरों की मदद करता हो। और अगर आप शो की शुरुआत में धीरे धीरे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोगों की मदद करता है। जैसे अली को पैसा देता है उसके घर जाने के लिए, गी-हुन को रेड लाइट ग्रीन लाइट क्रॉस करने में मदद करता है। बट जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है प्लेयर नंबर 218 को पता चलता है कि जितने मरेंगे उतने ज्यादा हमें पैसा मिलेंगे, तो वो लोगों की मदद करना बंद कर देता है। यानी कि उसका इविल साइड हमें नजर आता है। और जैसे ही उसका इविल साइड हमें दिखाया जाता है वो धीरे धीरे अपने चश्मे को उतारना शुरू कर देता है। और जब वो चश्मा नहीं पहनता है तो समझ जाओ ही बिकेम इविल पर्सन। व्हाट अ ब्रिलियंट थीम। क्योंकि जब भी ह्यूमन हंटिंग के ऊपर कोई मूवी बनती है तो उसका बेसिक यही होता है कि कैपिटलिज्म बुरा है, बाकी सब अच्छा है। बट इस शो का डिजाइन किया गया है कि दोनों ही बुरे हैं, अमीर भी और गरीब भी। क्योंकि जब वो बच्चा गेम में आता है वो वीआईपी की वजह से आता है, जो चाहते हैं कि मर जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। और गेम में आने के बाद में गरीब लोग भी उस बच्चे को मारना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो 4.6 बिलियन का हिस्सेदार है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कोई भी अच्छा नहीं है अनटिल अनलेस तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा हो। एंड इन 2 टास्क के जरिए हमें यही बात बताई जाती है। क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो गार्ड नंबर 011 अपने आप को शूट करने ही वाली होती है। सडनली वो बच्ची की रोने की आवाज सुनती है और फिर वो देखती है विंडो के बाहर, जहां उसे दिखाई देती है इंसानियत, कि कोई एक छोटे से बच्चे को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहा। एंड यहां उसे आती है एक होप इंसानियत की। क्योंकि हाई टेबल के लिए ये गरीब लोग सिर्फ और सिर्फ कचरा है, जो कचरा उनके लिए इंटरटेनमेंट का काम करता है। जैसे सीजन 1 में गी-हुन हॉर्स बैटिंग कर रहा होता है, गी-हुन के लिए घोड़े एक इंटरटेनमेंट का काम करता है। बट इस शो के अंदर कुछ भी अनफेयर नहीं था, सबको बराबर मौका दिया जाता है। जैसे ही गेम की शुरुआत होती है उससे पहले उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उनको ये भी कहा जाता है, और जो लोग गेम में हिस्सा नहीं लेना चाहते वो हमें अभी बता सकते हैं। अगर वो यहाँ चाहते तो साइन करने से पहले ही इस गेम को छोड़कर चले जाते। बट एक जुआरियों की आदत होती है ना कि यार एक दाव खेल के देखते हैं, क्या पता किस्मत चमक जाए। बस फिर क्या, एक बार जुआरी गेम में उतरा तब उसे फिर वही लगता है कि अगला गेम खेल के देखते हैं, क्या मालूम हमें और ज्यादा पैसा मिल जाए। इसीलिए इस पूरे शो को सिर्फ और सिर्फ जुआरियों को ही लेकर आया जाता है। एंड इसीलिए फर्स्ट गेम में कोई भी गार्ड अपने हाथ में बंदूक लेकर नहीं आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि प्लेयर्स को पता चले कि इस पूरे रूम में कहीं खतरा मौजूद है। बट जैसे ही फर्स्ट गेम कंप्लीट होता है वो अपने हाथों में बंदूक लेकर आ जाते हैं। और उसके बाद में वोटिंग शुरू होती है, जिस वोटिंग में एक तरफ होती है ब्लू लाइट और दूसरी तरफ होती है रेड लाइट, जो यानी कि ब्लू पिल रेड पिल, जस्ट लाइक दी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर रेड पिल लेने पर आप सिमुलेशन से बाहर निकल जाओगे, वैसे ही रेड बटन दबाने से आप गेम के बाहर निकल जाओगे। बट अगर आप ब्लू सिलेक्ट करते हो तो आप गेम में रहोगे, यानी कि इस सिमुलेशन में फंसे रहोगे। और सबसे बड़ा सिमुलेशन क्या है इस दुनिया में? पैसा, जिसमें इंसान फंसे हुए हैं। एंड इसी थ्योरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे सामने सीजन 2 में आता है ब्रेड एंड लॉटरी। उस पार्क के अंदर 90% गरीब लोग लॉटरी चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच होती है कि क्या मालूम हमारी किस्मत चमक जाए और हमें इस ब्रेड से भी ज्यादा कुछ बड़ा आगे मिल जाए, जिसकी वजह से जो थोड़ा सा खाना उनके पास में आ रहा था वो उसे भी खो देते हैं। एंड यही सेम चीज इस शो में प्लेयर्स के साथ में की जाती है। प्लेयर्स को 2 ऑफर दिए जाते हैं। पहला कि जो अमाउंट आपने जीती है उसे आप लो और घर चले जाओ, यानी कि ब्रेड, कि जितना आ रहा है उसमें खुश रहो। और अगर आप आगे खेलते हो तब आप इसी नंबर को डबल कर सकते हो, यानी कि लॉटरी। बट एंड आते आते उनके हाथ में न लॉटरी रहती है और ना ब्रेड रहती। एंड ये पूरी कहानी थी सॉन्ग जी-हुन की, जो गेम में आता है और गेम को हमेशा के लिए खत्म कर देता है साउथ कोरिया में। बट अब जो हमें देखने को मिलेगी कहानी, वो किसी और कंट्री की देखने को मिलेगी। एंड लास्ट एपिसोड में कैथ ब्लैंचेट की एंट्री होती है, जो एक रिक्रूटर होती है, जो दाक्षी खेल रही होती है लॉस एंजलिस। एंड अब सीरीज का एक यूनिवर्स बन रहा है, जिसका अगला सीजन 2026 में यूएसए वर्जन आने वाला है। क्योंकि स्क्विड गेम के डायरेक्टर ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि साउथ कोरिया का आइलैंड ब्लास्ट हो चुका है और वहां पे स्क्विड
गेम हमेशा के लिए बंद हो चुका। बट अगर प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट नजर आता है तो वो फ्रंट मैन के नाम से एक शो जरूर बना सकती है साउथ कोरिया में। बट आइकॉनिक तो वो तब बनेगा जब हम फ्रंट मैन को अमेरिकन वर्जन के स्क्विड गेम में खेलते हुए देखेंगे एज अ प्लेयर। तो आप लोगों के क्या थॉट है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम अगले वीडियो में भी मिलते रहें। And I'll believe in Jesus. Jesus. Praise the Lord.